आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में छठा टेस्ट है ये आपका। और इस टेस्ट में दोस्तों हम लोग रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश इसमें स्किप किए हुए हैं और थोड़ा सा काम है, इसलिए इस टेस्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का टेस्ट लगाना है, दोनों पेपर का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश स्किप किए हैं तो मैसेज करके बताइएगा वॉइस क्लियर है कि नहीं। स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्ष्मी, अनुराधा, चलिए सभी लोग वॉइस बताइएगा क्लियर है कि नहीं। जल्दी स्टार्ट करेंगे। रोहित, दिव्या, लकरा, देव, पूजा, अनुराधा, गुड इवनिंग जी, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए एक एक लाइक करिएगा, स्टार्ट करेंगे जल्दी से हम लोग टेस्ट को। क्लियर है? ओके, सो स्टार्ट करें। सेव हो जाती है प्लेलिस्ट में वीडियो, तो जो लेट आते हैं वो बाद में भी देख सकते हैं, जब भी टाइम मिले तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस क्लियर है? ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले हम लोग लगाते हैं टेस्ट। आप लोग को आंसर मार्क करते हुए जाना है और देखना है कि 40 क्वेश्चन में आप कितना कर पा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक प्रभावशाली शिक्षक के मानकों को अपनाता है। एक तंत्रीय समाज, प्रजातांत्रिक समाज, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर मार्क कीजिएगा आप लोग। तो प्रभावी शिक्षक जो हमेशा जो रहता है प्रजातांत्रिक समाज के मानकों को अपनाता है, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोगों ने किया करेक्ट किया है। चलिए आगे देखेंगे। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोज्य होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है, को कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? प्रयोगकर्ता प्रभाव, आत्म परिपूरक पूर्वकथन, पिग्मेलियन प्रभाव, हाथोन प्रभाव। तो इस प्रभाव को कहा जाता है हार्थोन प्रभाव। जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक को किसी के नाम एवं चेहरा के विषय में जल्द ही याद आ जाता है, इस तरह की अधिगम शैली को कहा जाता है। कि कोई बालक है, उसको नाम चेहरा से ही नाम चेहरा एवं विषय में जल्द ही याद आ जाता है, इस तरह की अधिगम शैली को कहा जाता है। तो क्षेत्र स्वतंत्र शैली कहेंगे इस तरह के अधिगम शैली को। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। पद का उपयोग कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा किसी परिवर्तन पर दिए गए आधारभूत आनुवंशिक प्रारूप पर संभावित उपलब्धि के प्रसार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा जो ब्लैंक है? चलिए तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जितने लोगों ने मार्क किया है, प्रतिक्रिया प्रसार, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे हम लोग। मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षाओं में करते हैं कहा जाता है। क्या कहेंगे? परामर्शदाता, मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक। सभी मनोवैज्ञानिक ही हैं, मनोवैज्ञानिक के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो विशेष समूह के बालकों की शिक्षण अधिगम प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं क्लासरूम में स्टूडेंट का, उसको स्टडी करते हैं, उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
स्पेनिश भाषा अधिक आसानी से फ्रेंच भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रक्रम को कहा जाता है। देखिए, स्पेनिश भाषी जो हैं अधिक आसानी से फ्रेंच भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। जो स्पेनिश बोलते हैं वो फ्रेंच भाषा भी जल्द ही सीख जाते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहा जाएगा? धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक, शून्य या फिर पारसिक अंतरण। तो ये धनात्मक अंतरण होगा आपका, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति यानी कि कैरियर बनाना चाहता है तो निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा? औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। जब कोई बालक पूर्वानुमानित दंड एवं पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है तो वह से गुजर रहा होता है। किससे गुजर रहा होता है? पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, अभिपार्य एवं प्रत्यानय। देखिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ऑप्शन बी यहाँ जितने लोगों ने किया है बिल्कुल सही उत्तर किया है। आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रमिक अधिगम में शिक्षक सामग्रियों को स्तर से सुव्यवस्थित किया जाता है। कार्यक्रमिक अधिगम में शिक्षक सामग्रियों को स्तर से सुव्यवस्थित किया जाता है। क्रमिक कठिनता स्तर, क्रमिक विभेदन स्तर, क्रमिक अवधि स्तर, क्रमिक विमर्शन स्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमिक कठिनता स्तर। स्थानापन्न अधिगत प्रक्रिया जिसका उपयोग व्यवहार मॉडलिंग अभ्यासों में होता है का सही क्रम है। स्थानापन्न, अधिगम, अधिगम होना चाहिए, अधिगत है। अधिगम प्रक्रिया जिसका उपयोग व्यवहार यानी कि मॉडलिंग अभ्यास में होता है, सही क्रम बताना है। अभिप्रेरण, पेशीय उत्पादन, धारणा एवं ध्यान। नेक्स्ट है ध्यान, पेशीय उत्पादन, धारणा एवं अभिप्रेरण। ध्यान, धारण, पेशीय उत्पादन एवं अभिप्रेरण। आगे है धारणा, ध्यान, अभिप्रेरण एवं पेशीय उत्पादन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारणा, पेशीय उत्पादन, धारणा एवं अभिप्रेरण। ऑप्शन बी जो है सही क्रम है। जितने लोगों ने बी चूज किया होगा करेक्ट चूज किया है। विकास का तात्पर्य क्या है? विकास आपने पढ़ा है, डेवलपमेंट का थ्योरी भी पढ़ा है आपने, कौन कौन से थ्योरी होते हैं और इसका विशेषता, इसका गुण, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो विकास का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास में अगर वृद्धि होता है तो इसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं, सिर्फ ग्रोथ बोलते हैं, विकास नहीं बोलेंगे। बालक की बुद्धि में वृद्धि होना, उपरोक्त सभी। सिर्फ बुद्धि में ही वृद्धि होना विकास नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है मतलब विकास है, हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोगों ने किया है
करेक्ट आंसर चूज किया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये कथन किनका है, याद रख लीजिएगा। ये कथन जो है E.A. किलपैट्रिक का है। किलपैट्रिक होता है, किर्क लिखा हुआ है, किलपैट्रिक। E.A. किलपैट्रिक, इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था की शिक्षा में होनी चाहिए यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन, ये सभी। तो किशोरावस्था में ये सभी होनी चाहिए। डी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, कथन किनका है, ये भी इम्पॉर्टेंट कथन है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये जो कथन है आपका एडलर का है। ऑप्शन डी जितने लोगों ने किया बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। जो वंश परंपरा होता है इसका मुख्य वाहक कौन है। जीन्स, माताएं, वातावरण, राइबोसोम्स। पढ़ा है आपने वंशानुक्रम और वातावरण, हेरेडिटी, इन्वायरमेंट आपने पढ़ा है। आंसर कीजिएगा, थ्योरी भी करवाया गया। तो जीन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वंश परंपरा मुख्य वाहक कौन है, जीन्स। हैरिसन ने अपना प्रयोग किस पर किया था। चूहों पर, मटर के पौधों पर, पतंगों पर, उपरोक्त सभी पर। तो हैरिसन ने अपना जो प्रयोग किया था वो पतंगों पर किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। आगे देखेंगे, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। देखिए बुद्धि जो पढ़ाए थे इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट में है वीडियो, उसमें मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि डिस्कस किए थे। बुद्धि के जो प्रकार हैं उनको डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर दार्शनिक जो है मूर्त बुद्धि का उदाहरण अच्छा यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। बालक की कमजोरी के क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए परमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो जब भी बालक का कमजोरी पता लगाना हो या कमजोरियों को दूर किया जाना हो तब निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। बुद्धि के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादक है। द्विखंड, देखिए बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं, तो उन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है। ये बहुत पहले ही शेयर किए थे शायद टेलीग्राम में, जो बुद्धि के सिद्धांत है और उन सिद्धांतों को किस किस मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, सारी चीज़ें करवाई गई थी। शायद प्लेलिस्ट में बुद्धि का वीडियो होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो देख। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया है बुद्धि के द्विखंड या फिर दो खंड सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की करता है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का एक तत्व जो है समस्या की करता है। समस्या की क्या करता है, पहचान, पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, परिहांसप्रियता। तो सृजनात्मकता जो है पुनर्व्याख्या करता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। मंद अधिगामी मतलब जो बालक धीरे धीरे सीखते हैं, मंद गति से सीखते हैं, तो उनकी यहाँ पर एक विशेषता कौन सी होगी।
मंद अधिगामी मतलब धीरे बच्चे सीखते हैं, तो उनका जो शैक्षणिक मंदिता होगा यहाँ पर। ए ऑप्शन जिसने किया है यहाँ पर करेक्ट आंसर किया है। उनका जो शैक्षणिक एजुकेशनल अचीवमेंट जो होगा वो भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि मंद अधिगामी नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि धीरे धीरे सीख रहा है। मंद मंद। अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है? एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ठीक है, इनको पकड़ पाना मुश्किल ही है, क्योंकि 40 के 40 क्वेश्चन तो पूरा इजी नहीं देंगे। 40 में देखिए 35 क्वेश्चन आपके इजी दे दिए, तो 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन आसान ही रहेंगे तो फिर तो सारे लोग तो स्कोर ही कर लेंगे ना। तो कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपके रहेंगे इधर उधर से, लेकिन सब सारे साइकोलॉजी से ही रहेंगे। अब पूरा साइकोलॉजी कवर कर पाना मुश्किल है। सिलेबस में तो जो चीज़ें मेंशन की गई थी सारी चीज़ें मैंने करवाई थी आप लोगों को। चलिए यहाँ पर CW बियर्स ऑप्शन यहाँ बी जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर चूज किया है। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये कथन को भी याद रखना है और ये बात भी याद रखना है कि मानसिक जो स्वास्थ्य होता है ये अधिगम की सफलता का कारण बनता है या फिर संबंध है। अधिगम में सफल कब होंगे? जब आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा। तो उस कथन को भी याद रखना है, उस कथन से भी आपके प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है फ्रेंडसन। फ्रेंडसन का ये कथन है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी होता है? अंधे बालक के लिए, श्रवण दोष वाले बालक, निम्न दृष्टि दोष वाले बालक, उपरोक्त सभी। तो ब्रेल लिपि हमने स्कूल से ही पढ़ा है, अंधे बालकों के लिए यूज किया जाता है। बालकों में बलबलाना की अवस्था है, बबलाना या बलबलाना। तो बच्चे जो हैं छोटे बच्चे बलबलाना कब स्टार्ट करते हैं? कौन सा अवस्था में? 2 से 13 माह के बीच, 12 से 24 माह, 6 से 18 माह, इनमें से कोई नहीं। तो बलबलाने की जो अवस्था है 2 से 13 माह तक, 2 से 13 महीना तक बच्चे जो हैं बलबलाते हैं। निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक कौन सा है? सामाजिक प्रेरक भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो सामाजिक प्रेरक यहाँ पर क्या है? आत्मगौरव। समाज के प्रति अगर प्रेरित हो रहे हैं तो आप आत्मगौरव भी चाह रहे हैं या फिर प्राप्त करना चाह रहे हैं, तभी समाज के प्रति प्रेरित हैं। निम्न में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत है? प्रेरणा के स्रोत, मोटिवेशन के सोर्स कौन है? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, उपयुक्त सभी। तो देखिए मोटिवेशन पढ़ाए थे, आवश्यकताएं हमें मोटिवेट करती हैं, बिल्कुल। चालक से भी मोटिवेट होते हैं, उद्दीपन से भी होते हैं। तीनों करेक्ट आंसर हैं यहाँ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 200-250 लोग हैं, लाइक आप लोग करते नहीं हैं। लाइक कर दीजिए, कुछ भी नहीं जाता है आप लोगों का। वीडियो का रीच जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, वीडियो का परफॉर्मेंस बढ़ता है लाइक से। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा? तो योकम जो मनोवैज्ञानिक है इनका कथन है, हम करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, योकम का कथन है। अधिगम के शारीरिक कारक हैं स्पर्श, वातावरण, संवेगात्मक, परिपक्वता। शारीरिक कारक, फिजिकल फैक्टर यहाँ पर कौन सा होगा? अधिगम का, लर्निंग का।
अगर हम सीख रहे हैं शारीरिक कारक से तो सीखते कैसे हैं? स्पर्श के द्वारा सीखते हैं। शारीरिक कारक पूछा है, स्पर्श के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। अगर छोटा बच्चा है, पानी रखा हुआ है कंटेनर में, गर्म पानी है, उसको नहीं पता है ये गर्म है कि ठंडा है। अगर गलती से बच्चा हाथ डालता है बकेट में, बाल्टी में, गर्म पानी में, तो जैसे ही वो स्पर्श करता है उसके बाद में वो समझ जाता है कि ये गर्म पानी है, यहाँ हाथ डालने से हाथ जल सकता है। तो ऐसे स्पर्श से वो क्या कर रहा है? अधिगम कर रहा है, सीख रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक कारक स्पर्श होगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। 6 वन मानुषों व केलों का प्रयोग किसने किया? देखिए ये पढ़ाए हुए हैं। अब जो लोग 1-2 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आके डेली बोलते हैं कि पूरा कंप्लीट पढ़ाइए, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो भाई 2 दिन बचा है और सब चीज़ फिर से बोलोगे डिटेल में एक्सप्लेन करें? 2 महीना से क्लास चल रहा है लगातार। तो जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोहलर हो जाएगा आपका। कोहलर का सिद्धांत पढ़ा है, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ कोहलर का सिद्धांत आपको मिलेगा। अब यहाँ टेस्ट चल रहा है और टेस्ट में आके बोलिएगा कि सब एक्सप्लेन कीजिए, तो टेस्ट का मतलब ही नहीं होता। फिर सब एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो टेस्ट का तो ऐसे ही 1.5 घंटा का टाइम है, सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे तो फिर 3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा। तो एक्सप्लेन की हुई वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनको वॉच कीजिए। खेल का सामान्य अर्थ क्या होता है? चित्त की उमंग, व्यायाम, उत्तेजित करना, स्फूर्ति। सामान्य अर्थ पूछा है, विशिष्ट अर्थ नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो सामान्य अर्थ क्या होता है? चित्त की उमंग। जो अपोजिट टीम है या फिर अपोजिट प्लेयर है उसको चीत करने की उमंग होती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान, विकास। तो शिक्षा का यहाँ पर वास्तविक जो उद्देश्य है दोस्तों वो होता है जीविका। अधिकार तो होता ही है, ज्ञान भी होता है, विकास भी होता है, लेकिन अधिकार, ज्ञान और विकास, ज्ञान हम लोग क्यों अर्जन कर रहे हैं, अधिकार क्यों कर रहे हैं, अपना विकास क्यों कर रहे हैं? अपनी जीविका को ही चलाने के लिए, अपना जो लाइफ है, जीवन है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो वास्तविक उद्देश्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीविका हो जाएगा। ज्ञान यहाँ पर कर दिए होंगे बहुत सारे लोग, जो कि गलत ऑप्शन हो गया होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है। वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, ये भी दोनों, या फिर साक्षात्कार विधि। आंसर मार्क कीजिएगा बिल्कुल। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ जो विधि है वो है साक्षात्कार विधि। जितने लोगों ने ऑप्शन डी किया, करेक्ट आंसर चूज किया है। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि सबसे पहला प्रयोग किस विद्वान ने किया था? वैलेंटाइन, स्टैनली होल, वाटसन, टाइडमैन। तो इसका प्रयोग टाइडमैन ने किया था। ऑप्शन ए जितने लोगों ने चूज किया है करेक्ट आंसर चूज किया है। नेक्स्ट देखेंगे, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ, शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्टार्ट कब हुआ? प्लेटो से, अरस्तु से, लॉक से, फ्रायड से। शिक्षा मनोविज्ञान बाद में आया है, पहले मनोविज्ञान आया था। फिर मनोविज्ञान के प्रकार हैं तो उसी में एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ पर अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु से ही यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्टार्ट हुआ था, अरस्तु से।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और जो मैंने कल पीडीएफ सेंड किया था साइकोलॉजी का नोट्स टेलीग्राम में, उसको आप लोग ऊपर ऊपर देख लीजिएगा। थ्योरी को ज़्यादा डिटेल में देखना है। जो थ्योरी है, थ्योरी को कौन दिया है, किसने दिया है और उसमें क्या प्रयोग किया है, बस ऊपर ऊपर वाली बातें आपको याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। और जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उन टॉपिक्स को मैच करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो इन्होंने लंबात्मक विधि का किया था अध्ययन। ऑप्शन डी जितने लोग कर रहे हैं करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं दोस्तों। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है आवश्यक, अनावश्यक, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आवश्यक हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों को बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। आप बीएड कीजिएगा तो वहाँ भी आपको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि आप मनोविज्ञान से जो शिक्षण क्या होता है, कैसे चलता है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद आप बच्चों की अवस्थाओं को पढ़ते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। उसके बाद उन अवस्थाओं में बच्चे किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या चीज़ें उनको पसंद है, तो क्या कौन सा विकास कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्योंकि शिक्षक को बच्चों के बीच ही पूरा समय बिताना है, तो बच्चों को समझने के लिए आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाने का तो ऐसे सभी लोग पढ़ाते हैं जनरली, जैसा कि मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ 68 आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। सकारात्मक, नकारात्मक, ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी खुद से मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता। ऑप्शन ए जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। एक स्वस्थ बच्चे को अनुकूल वातावरण में पालन पोषण द्वारा इच्छानुसार जीवन के किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण कथन है। कोई भी स्वस्थ बच्चा है उसको अनुकूल वातावरण में पालन पोषण द्वारा इच्छानुसार जीवन के किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाया जा सकता है। कथन किनका है? तो यहाँ पर कार्ल यंग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे। छात्रों को मोटिवेट करना है तो आप क्या अपनाएंगे? आप एक शिक्षक हैं, क्या अपनाएंगे? पुरस्कार एवं दंड, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो शिक्षक हैं तो आप अपनाएंगे पुरस्कार एवं दंड। तो इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन ख़त्म हुआ है। अभी आएंगे हम लोग रीजनिंग पे। अरे यार ये कहाँ से हो जा रहा है? रीजनिंग पे आएंगे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो सभी लोग बने रहेंगे बिल्कुल। मैं फाइल खोल लेता हूँ और फोल्डर ओपन कर लेता हूँ रीजनिंग का। तो आप लोग को बने रहना है, कहीं जाना नहीं है। तुरंत ही 10 से 12 सेकेंड में मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ।
आज नहीं भूलेंगे ऑन करना, डेली डेली भूल जाते हैं, आज भूलेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग सेक्शन से, और जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा। हम तो आज एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग को आंसर खुद ही देना है, मैं लास्ट में सिर्फ बताऊंगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप लोग को सॉल्व बिल्कुल खुद से ही करना है, क्योंकि खुद से नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ देखने से फ़ायदा नहीं है, खुद से कीजिएगा तभी फ़ायदा है। चलिए देखिए क्वेश्चन, यदि एम एन पी क्यू डब्ल्यू एक्स एफ जे लव शब्द को दर्शाता है तो आप हेट शब्द को कैसे संकेत करेंगे? जल्दी से आंसर अभी मार्क करना है आपको। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एल जो है, एल के लिए ये पेयर बना लीजिएगा, पेयर में, क्योंकि यहाँ 4 लीटर है, यहाँ 8 लीटर है, मतलब यहाँ 2 लीटर जो है 1 लीटर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ देखिए एल के बाद एम एन, ओ के बाद देखिएगा पी क्यू, भी के बाद देखिएगा डब्ल्यू एक्स, ई के बाद एफ जी। तो यहाँ भी कर लीजिए। देखिए ऑप्शन आपका 71 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई जे बी सी यू बी एफ जी जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। दिए गए प्रश्न में जो अक्षर नहीं है वह दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर मिसिंग है कोई अक्षर, उसको आपको चुनना है, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से आप लोग को बताना है। ऑर्डर देखिएगा किस रेंज में जा रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है आगे पीछे, सीरीज को समझिए। और जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है लास्ट में पूछ लीजिएगा, जो भी कुछ पूछना रहता है, कुछ भी सवाल हैं या डाउट्स हैं तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी जितने लोगों ने किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर कर रहे हैं जितने भी लोग कर रहे हैं। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध है? देखिए ब्लड रिलेशन से आपका सवाल है, तो आपको आंसर जल्दी से करना है और बताना है कि कौन सा संबंध है। देखिए पहले के जो रीजनिंग के क्लासेस हुए हैं, सप्लीमेंट्री लेक्चर हुए हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवाए गए हैं। अब जो नए लोग आ रहे हैं, 2-3 दिन एग्ज़ाम बचा हुआ है तब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको तो अकबकी लगेगा ही थोड़ा सा, क्या करे कैसे होगा, होता है। चलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आधा लोग तो वैसे ही एडमिशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, आधे लोग वैसे ही एडमिशन नहीं करवाते हैं क्योंकि पैसा लगता है। पैसा तैयार रखिएगा, बीएड करना है तो, ठीक है, जिनका पैसा है उनका कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका गवर्नमेंट मिल रहा है उनके लिए तो और अच्छा है। सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा कम लगता है, बाकी उतना ही लगता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, देवर भाभी का रिश्ता होगा। यहाँ पर ए और बी के संबंध जो होंगे देवर भाभी के होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माता की उम्र का और उनकी 2 पुत्रियों की उम्र के योग के बीच का भेद 6 है। यदि 2 पुत्रियों की उम्र की औसत 22 है तो माता की उम्र क्या होगी? चलिए जल्दी से आपको आंसर मार्क करना है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। माता की उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे देखिए। बोट को ERDW लिखा जाए तो DREAD को कैसे लिखा जाएगा? पहले देखिए बोट को ERDW कैसे लिखा गया है। बी में कितना बढ़ाएं E आया, ओ में क्या किए R आया, ए में क्या किए D आया, फिर टी में क्या किए W आया। तो सेम पैटर्न इसमें भी होगा DREAD में। तो करना है जल्दी से और आंसर बताना है। तो यहाँ ऑप्शन सी जितने भी लोग कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सी संख्या होगी? जल्दी से आंसर आपको करना है, कौन सी संख्या होगी? आंसर है जितने भी लोगों ने बी आंसर चूज किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले बहुत करवाए हैं शायद। एक गांव में चूहों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या का अनुमान ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पर क्या होगी? प्रतिवर्ष बढ़ रही है चूहों की संख्या। 2010 में 4 थे, 2011 में 8 हो गए, 2012 में 16, 13 में कितना होगा? देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। टाइम कितना हो गया? 38 मिनट्स हुए ना। चलिए अभी बहुत टाइम है, 2 घंटा का रहता है। बिल्कुल आराम से आपको करना है एग्ज़ाम में, कोई भी टेंशन लेना नहीं है। जितना हो रहा है उतना आराम से कीजिए, दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो 25-30 नंबर भी लेके आएंगे तो एडमिशन प्राइवेट में मिल जाएगा आपको। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 होना चाहिए यहाँ पर। जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन किया है करेक्ट आंसर चूज किया है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल जल्दी में करना है इसको। घटाव का अर्थ क्या है? भाग। घटाव का अर्थ भाग है। चलिए आगे क्या है? जोड़ का अर्थ है गुना। जोड़ का अर्थ है गुना। और आगे क्या है? भाग का अर्थ है घटाना। तो भाग का अर्थ है भैया घटाना। गुना का अर्थ है जोड़ना। गुना का अर्थ है जोड़ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो समीकरण को चेक कीजिए और बताइए जल्दी से आंसर। घटाव के जगह में भागा लिखेंगे, जोड़ के जगह में गुना, और भाग के जगह में घटाव, और गुना के जगह में जोड़। बाकी सभी समीकरणों को आपको बारी बारी से चेक करना होगा कि किस में सही रिजल्ट आ रहा है, किस में
सही समीकरण बन रहा है ऑप्शन ए बी सी डी। फटाफट फटाफट रखिए और आंसर बताइए। कैलकुलेशन बिल्कुल एकदम फास्ट। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन सी जितने भी लोगों ने चूज किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। एक निश्चित भाषा में फेड को लिखा गया है 6514, तो उसी कोड भाषा में डीफ को लिखा जाएगा कैसे, बताना है। चलिए, तो यहाँ ऑप्शन बी जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। आगे देखेंगे, दिए गए पैटर्न में 5 4 के बाद कितनी बार आता है। 5 जो है 4 के तुरंत बाद, 4 के तुरंत बाद में 5 कितनी बार आता है। तो देखिए आपको दिख रहा है पैटर्न, देखिए 4 के तुरंत बाद कई बार आ रहा है 5। काउंट कीजिए और आंसर बताइए। चलिए, तो यहाँ पर 2 बार आ रहा है ऑप्शन सी, यहाँ जितने लोगों का है बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से 6 कोने किसके हैं। 6 को कोना कौन सा आकृति का है। देखिए 6 को कोना पहला दूसरा तीसरा चौथा किसका है। तो 6 कोना यहाँ पर है इसमें ना, दूसरा वाला में। तो दूसरा वाला कहाँ है, बी में है। बी ऑप्शन यहाँ जितने लोग कर रहे हैं करेक्ट आंसर कर रहे हैं। दी गई 4 विकल्पों में कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए मैच कीजिए, कौन सा अक्षर जो है दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता। ध्यान से देखेंगे तो क्यू जो है दाईं ओर वाली जो आकृति है इसमें नहीं है, पहला वाला में नहीं है क्यू। तो क्यू देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ भी नहीं है यहाँ पर, ओ नहीं है, लेकिन ओ ऑप्शन में कहीं नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यू ऑप्शन में था, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ए है और बीच में गैप है, फिर भी जेड है गैप है, ए भी गैप है, जेड ए फिर गैप है, भी है। तो पूरा करना है रिक्त स्थान को। श्रृंखला पूरा कीजिए, क्या होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ जितने लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं, जेड भी ए जेड। पचास प्रेक्षणों का माध्य 30 है, बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों 21 तथा 41 को गलती से 12 और 14 लिखा गया है, तो सही माध्य क्या होगा। 50 प्रेक्षण का माध्य कितना है, 30 है। माध्य 30 है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा,
30 गुना 50 1500 हो जाएगा। बाद में क्या पता चलता है 21 तथा 41 को गलती से 12 और 14 लिख गया है। सही माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका? 1500 हो जाएगा। और 1500 में हमको जो सही संख्या जो होगा वो कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर गलती से लिखा गया है 21 तथा 41 को गलती से 12 और 14 लिखा गया है, और इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 माइनस 14 करेंगे और माइनस 12 करेंगे। ये गलती से लिखा गया किसके जगह पर? ये लिखा गया है गलती से आपका +14 और 21 की जगह पे। तो जो हमारा संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1536 आ जाएगा। 1536 होगा सही संख्या। तो 1536 का माध्य क्या होगा? 1536। तो यहाँ पर माध्य कितना हो जाएगा? 30 से डिवाइड देना होगा। तो सही माध्य क्या आ जाएगा आपका? 30 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन ए जितने भी लोग यहाँ किए हैं करेक्ट किए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। 4 36 2 3 7 10 2 5 क्वेश्चन मार्क। देखिए ये दोनों में क्या रिलेशन है कि 100 आ रहा है, 4 2 में क्या रिलेशन है कि 36 आ रहा है, 2 5 में क्या रिलेशन होगा कि यहाँ पर आएगा जो संख्या है। पहला में करके देखिए, 4 2 के साथ क्या कर सकते हैं? 36 आएगा। 4 2 को जोड़िएगा और स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा। 7 3 को जोड़िएगा स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा। तो यहाँ भी कीजिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 49। हालांकि कैलेंडर तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन देख लीजिए और कीजिए। अगर किसी महीने की 11 तारीख को मंगलवार है, उसके 5 दिन पहले वाला दिन का 15वां दिन कौन सा दिन होगा? अगर किसी महीने की, सिलेबस में नहीं है लेकिन हो सके एक आध क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो थोड़ा सा देख लेना है। अगर किसी महीने की 11 तारीख को मंगलवार है, उसके 5 दिन पहले वाला दिन का 15वां दिन कौन सा दिन होगा? बिल्कुल एकदम सीरियस होके पढ़ना है, ज़्यादा टाइम ही नहीं है आप लोग के पास। जो भी मटेरियल है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। अब प्रैक्टिस सीट है तो प्रैक्टिस लगाइए कंटिन्यू। अब फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, कि बहुत कोई का मानना रहता है कि सिर्फ हम यूट्यूब से ही देख के कर लेंगे, तो ये गलत बात है, गलत आदत है। पूरा का पूरा यूट्यूब पे ही डिपेंड हो जाओगे, ये भी सही नहीं है। बुक आपको रीड करना चाहिए। लास्ट टाइम है तो बुक से रिवीजन कंटिन्यू कीजिए प्रैक्टिस के लिए। और जिनके पास बुक वगैरह नहीं है वो प्लेलिस्ट में आकर वॉच कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। देखिए यहाँ पर कथन है आपका, सभी शहर नगर होते हैं, कुछ शहर गांव होते हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी गांव नगर होते हैं, कुछ गांव नगर नहीं हैं, कुछ गांव नगर होते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा।
सभी शहर नगर होते हैं, यानी कि नगर के, ये नगर है तो जितने भी शहर होंगे किसके अंदर में आएंगे, नगर के ही अंदर में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। आगे क्या है, कुछ शहर गांव होते हैं। अब कुछ जो शहर हैं क्या होंगे, गांव होंगे। तो कुछ पार्ट को ये काटेगा, ये गांव। निष्कर्ष देखिए, सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते हैं नहीं, कुछ होते हैं। ये वाला तो गलत है, कुछ गांव नगर नहीं है, कुछ गांव नगर नहीं है। अब देखिए कुछ गांव शहर हैं तो कुछ नगर भी होंगे, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सही हो सकता है। आगे देखेंगे, कुछ गांव नगर होते हैं, कुछ गांव नगर होते हैं, ये वाला नहीं होगा, कुछ गांव नगर नहीं है, ये गलत है। कुछ गांव नगर हैं, क्योंकि कुछ गांव शहर के अंदर है और शहर जो है किसके अंदर है, नगर के अंदर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं, केवल निष्कर्ष 3 होगा। यदि एम का अर्थ है घटाओ, वाई का अर्थ है गुना, पी का अर्थ है भागा और आर का अर्थ है जोड़, तो इसको सॉल्व करना है और मान बताना। पी के जगह पर क्या लिखना है, पी का अर्थ है भागा, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है जोड़, उसके बाद में एम का अर्थ क्या है, दिया हुआ है एम का अर्थ है घटाओ। बाकी सॉल्व कर लीजिए और आंसर मार्क कीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज कर रहे हैं। उस शब्द का चयन करें जो समूह में लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है, अन्य शब्दों की तरह है, लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है। लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है, लोकतंत्र, तानाशाही, राजशाही, अर्थव्यवस्था। देखिए, लोकतंत्र और तानाशाही और राजशाही ये सब क्या है, शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है उन्हीं का पार्ट है। राजशाही, लोकतंत्र, तानाशाही का ये हिस्सा है। ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। उस शब्द का चयन करें जो समूह से लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है। लघुत्तम अन्य शब्दों की तरह है मतलब सबसे यहाँ पर अलग कौन है, सबसे अलग सबसे भिन्न कौन है, यही बताना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है, स्टॉक, स्टॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है, उस विकल्प का पता लगाएं जो समान नहीं है। तो कौन सा विकल्प जो है समान नहीं है वो बताना है आपको। 23 है, 31 है, 39 है और 43 है, 43। चलिए, सबसे अलग यहाँ पर हो जाएगा 39। ऑप्शन जी जितने लोगों ने किया है करेक्ट किया है। 39 जो है ये डिविजिबल नंबर है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 23, 31 और 43 जो है ये डिवाइड नहीं होंगे। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन एक आपका रहेगा। दिए गए डेटा का ध्यान से अध्ययन करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। सभी 3 आइटम एक जैसे हैं, केवल प्रथम एवं द्वितीय आइटम एक जैसे हैं, केवल द्वितीय एवं तृतीय आइटम एक जैसे हैं, केवल तृतीय एवं प्रथम आइटम एक जैसे हैं।
जल्दी से मैच कीजिए, देखिए तीनों में आइटम्स को मिलाइए। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। जितने भी लोग कर रहे हैं सभी 3 आइटम एक जैसे हैं। अरे बाबा, इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट द ब्रीज। अरे यार, ये तो फिज़िक्स का क्वेश्चन है यार, आप लोग के लिए नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन थे किन्हीं के द्वारा भेजा गया था टेलीग्राम में, तो वहाँ से लिए हैं इन क्वेश्चन को। यदि 0 1 2 3 9 को ABCD जे के रूप में लिखा जाता है तो DC क्रॉस F माइनस BF माइनस D क्रॉस D याद करें। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 0 1 2 3 से लेकर 9 तक है, मतलब A को लिखा क्या गया है 0, B को क्या लिखा गया है, B को लिखा गया है 1, C को लिखा गया है 2, D को लिखा गया है 3, E को लिखा क्या जाएगा 4 और F को क्या लिखा जाएगा 5। तो हमें F तक ही पता करना है, तो ज़्यादा आगे लिखेंगे ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में F तक ही है। अब देखिए DC, तो D क्या है, D है 3, C कितना है जी, C है 2, तो 2 गुना F कितना है, F है 5 माइनस B कितना है 1 है, F कितना है 5 है, 15 हो जाएगा, माइनस D कितना है 3 है और मल्टीप्लाई में फिर D है, D कितना है 3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा बोर्ड मास का यूज़ करके, तो 160 माइनस 12 गुना 3 होगा और आगे सॉल्व कीजिएगा तो 160 में 12 तिया 36, 160 में 36 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा 124 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए एक किसके लिए था, एक था B के लिए, एक था B के लिए, 2 किसके लिए था, C के लिए था और 4 किसके लिए था, E के लिए था। BCE ऑप्शन ए यहाँ पर जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर किया है। चलिए एक क्वेश्चन और है। 60 परिवारों में से 30 परिवारों के पास अपनी अपनी कार है, शेष परिवारों के 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। शेष परिवारों में प्रत्येक के पास अपनी साइकिल है, कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है? कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है? तो इसका आंसर आप लोग करोगे जल्दी से। साठ परिवार में से 30% परिवार के पास क्या है, अपनी कार है। अपनी कार है मतलब कितने लोगों के पास कार हो जाएगा, 60 परिवार का 30%, यानी कि 60 का 30% करेंगे तो क्या पता चलेगा, 60 का 30% करेंगे तो जिनके पास अपनी कार है उनकी संख्या पता चलेगा। तो 60 का 30% कीजिएगा तो हो जाएगा 18, यानी 18 परिवारों के पास में क्या है, अपनी कार है। अब क्या बोल रहा है, शेष परिवारों के 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। अब शेष कितने बच गए,
शेष कितने लोग बच रहे हैं? 18 तो हो गए कार वाले, टोटल हैं 60, तो 60 में 18 घटाएंगे तो शेष कितने बच जाएंगे? 42 लोग, 42 परिवार बच जाएंगे। 42 परिवार ये जो हैं, अब इनका शेष परिवारों के 50%, जो शेष परिवार है, शेष परिवार कितना है? 42 परिवार शेष बन गया। अब इसका 50% परिवार के पास क्या है? अपनी अपनी मोटरसाइकिल। तो 42 का 50% क्या हो जाएगा? 42 का 50% इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। 21 परिवार के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल। अब बच गया कितना? 21 ही तो बचा। तो 21 परिवार के पास साइकिल होगा, फिर 21 परिवार के पास मोटरसाइकिल और 18 परिवार के पास में कार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जितने भी लोग किए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए हैं। किसी कक्षा की 50 लड़कियों और 70 लड़कों ने मिलकर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। यदि 40% लड़कियों तथा 50% लड़कों ने इसमें भाग लिया तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन किसी ने सेंड किया था, तो इंक्लूड कर लिए आज के टेस्ट में ही। कक्षा में 50 लड़कियां और 70 लड़के हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 120। लड़के लड़कियों की संख्या टोटल 120। तो आयोजन में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? 70 लड़के टोटल हैं। देखिए, संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यदि 40% लड़कियां तथा 50% लड़के ने भाग लिया, 40% लड़कियों ने भाग लिया है और 50% लड़कों ने भाग लिया है, तो लगभग कितने प्रतिशत लोगों ने भाग लिया है? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए आप लोग। जो लड़के भाग लिए हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? भाग लिए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या, लड़कों का निकालेंगे तो लड़कों का कितना हो जाएगा? लड़के कितने हैं? 50% भाग लिए हैं, ठीक है। तो 50% किस में भाग लिए हैं? टोटल कितने लड़के हैं? 70 लड़के। तो 70 का 50% लड़के कितने हो जाएंगे? तो 70 का 50%, 0 0 कैंसिल, 0 0 7 बचे 35। तो कितने लड़कों ने भाग लिया है? 35 लड़कों ने भाग लिया है, ठीक है। अब लड़कियों का निकाल लीजिए। 35 लड़कों ने भाग लिया है, याद रखिएगा। लड़कियों का निकालते हैं। 40% लड़कियों ने भाग लिया। लड़कियां टोटल कितनी हैं? 50। मतलब 50 में से 40% लड़कियों ने भाग लिया है। 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20। मतलब लड़कियां 20 लड़कियां भाग ली हैं और 35 लड़के भाग लिए हैं। तो टोटल कितने प्रतिशत में पूछा है, कितने प्रतिशत ने भाग लिया है? तो कुल भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 प्लस 20। तो 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका? 35 प्लस 20 जो है टोटल भाग लेने वालों की संख्या हो जाएगी। तो 5 और 3 और 2 5, मतलब 55 लड़का लड़की मिला के 55 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब प्रतिशत में पूछा है, तो 55 लोगों ने भाग लिया है, तो 55 निकाल दीजिए प्रतिशत। तो 55 टोटल कितने हैं? 120 हैं, तो 55/120 गुना 100 हो जाएगा प्रतिशत में। फाइनल सॉल्यूशन कीजिएगा इसका, तो आपका रिजल्ट आएगा 45.83, इतना आएगा समथिंग इस तरह से। तो 45.8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 46 लिख सकते हैं। तो 46 देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जितने भी लोगों ने चूज़ किया है करेक्ट आंसर चूज़ किया है।
अगर 45 से नीचे रहता, 44 रहता या 44 पॉइंट समथिंग रहता तो उसको नीचे लेते। 45 से पॉइंट में ऊपर है तो उसके ऊपर वाला ही लेना है। आप लोग को पता है ऑप्शन डी यहाँ जितने लोगों ने किया है करेक्ट आंसर चूज किया है। और ये क्वेश्चन तो क्लियर दिख ही नहीं रहे हैं यार। 2, 12, 36, 80, 150 है। क्वेश्चन मार्क है यहाँ, क्या होगा आंसर? 194, 210, 252, 258। क्लियर नहीं दिख रहा ना? देखिए 2 से 12 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है। 12 से 36 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 24 बढ़ा है। 36 से 80 हुआ है तो 44 बढ़ा है। और 80 से 150 हुआ है तो कितना बढ़ा है? 70 बढ़ा है। अब इनका गैप देखिए, इसमें कितना बढ़ रहा है? 14। 24 से 44 हुआ तो कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। और 44 से 70 होगा तो कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर 26 बढ़ रहा है। अब नीचे देखिए 14, 20, 26 कितना कितना बढ़ रहा है? 6 का डिफरेंस है। 6 का डिफरेंस है तो आगे और क्या होना चाहिए? 6 प्लस हो जाएगा 26 में, तो 26 में 6 प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 32। तो यहाँ पर 150 के बाद क्या हो जाएगा? 150 में क्या जुड़ेगा? 70 जुड़ेगा और 32 भी जुड़ेगा। तो 150 प्लस 70 प्लस 32। फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ 252। जितने लोग किए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है आप लोग होमवर्क के तौर पे रख लीजिए या फिर आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ACFHKMPR है, आगे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है UXTV UWVW। तो इस क्वेश्चन को ले लीजिए आप लोग एज अ होमवर्क। और कुछ पूछना है तो आप लोग से थोड़ा सा हम इंटरेक्ट हो लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत आप लोग से कर लेते हैं, फिर ऑफ करेंगे। हिंदी इंग्लिश का आज यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हुए हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए संजना सी पूनम थैंक यू, वेलकम वेलकम एवरीवन। लाइक कीजिएगा, नए लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। इंग्लिश के लिए फिर तो मटेरियल मेरे पास इंग्लिश में नहीं है। परसेंटेज वाला भी रीजनिंग में देता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन दे देते हैं, कोई कोई टॉपिक्स के आकांक्षा। परसेंटेज का टॉपिक था लेकिन इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं रीजनिंग में। टेलीग्राम चैनल मिला नहीं है, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है जी। पास मार्क्स कितना होता है सर? पासिंग मार्क्स इसमें नहीं होता है सर जी, पास मार्क्स यहाँ पर रखा नहीं जाता है। रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन होता है, ठीक है। रैंक के अकॉर्डिंग मान के चलिए आपका रैंक अगर यहाँ पर देखिए 13,600 या 700 कुछ सीट है, तो इनके अंदर में अगर आपका रैंक आता है तो आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा, आप सेफ हो जाते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जिनका 25,000 तक भी रैंक आता है ना, 25,000 तक भी रैंक आता है, उनका भी एडमिशन हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि 20 से 25,000 वैसे लोग एडमिशन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि एक ही बार देखिए एडमिशन करवाइए जाइएगा तो एक ही बार आपको 40-50 हज़ार वहाँ पर
डिमांड किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण एडमिशन बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। पास मार्क्स तो ऐसे नहीं, पास मार्क्स यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है कभी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में। थैंक यू, वेलकम। फुल पेपर इंग्लिश में करवाइए ना। अरे इंग्लिश का मेरे पास मटेरियल नहीं है दीदी, रहता तो आप लोग को इतना बोलने का मौका नहीं देते। पूनम जी थैंक यू, वेलकम। आज बहुत गलती हो रहा है सर। देखिए गलती तो होगा ही, आज के क्वेश्चन अच्छे थे। ओके, रिया वर्षा तिर्की, मेरा 58 आता है क्या और पढ़ना होगा, और 55 आता है। देखिए प्राइवेट मिल जाएगा। चलिए वेलकम वेलकम एवरीवन। आप करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे PDF टेलीग्राम में शेयर किए जाते हैं। पर काउंसलिंग में कितना, काउंसलिंग में फिर से 500 लगेगा, ठीक है। 4-5 बार काउंसलिंग होता है। और ठीक है सर, आज बहुत गलती हो गया। ओके प्रिया। नौसाद गवर्नमेंट के लिए 2 साल में फ़ी लगेगा। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट विशु जी, गुड नाइट। आज गलती हो गया। रोहित, टीचिंग एप्टीट्यूड का PDF। महतो गेमिंग हंस रहे हैं बहुत ज़ोर से सर, जैसे एक सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो भी आता है वो कीजिए। एक सब्जेक्ट, यहाँ 2 सब्जेक्ट नहीं मैटर करता है। काउंसलिंग का अलग से प्रोसेस बताएंगे। 4-5 बार काउंसलिंग होता है, एक बार नहीं। अगर पहला काउंसलिंग में अगर एडमिशन नहीं हुआ तो दूसरा में ट्राई करोगे, दूसरा में भी अगर कॉलेज नहीं मिला तो तीसरा में अप्लाई करोगे, तीसरा में भी कॉलेज नहीं मिला तो चौथा काउंसलिंग होगा, चौथा में भी अगर एडमिशन नहीं होता है तो फिर ओपन एडमिशन लास्ट में होता है। लास्ट में ओपन एडमिशन होता है तो ले सकते हैं डायरेक्ट। बहुत गलती हो गया है, सुधार कीजिए। पार्वती, कितना गवर्नमेंट में चाहिए? 75 एटलीस्ट। कट ऑफ के बारे में पहले ही बताए हैं रोहित जी। दयानंद कुमार रजक, हाय दोस्तों। सरिता, हम करके सीखे हैं, सिम्पसन का है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए ऑफ करते हैं। रामगढ़ सरजू महतो, सूरज केला, सूरज कुमार। चलिए ऑफ करते हैं। डीजे वाले हो क्या भाई? डीजे रिमिक्स वाले हो ना शायद। सूरज कुमार अकेला, इस तरह का नाम जो रिमिक्स करते हैं ना, वो वही करते हैं। कंचन राणा, सर प्लीज़ रिप्लाई। क्या आपका मैसेज क्या था? शुभ रात्रि बसंत जी, जाकिर जी, सर मेरा मैथ है। रोहित 70+ सेमी। हाँ बिल्कुल, आपका मैसेज नहीं दिखा तो बहुत सारे मैसेज ड्रॉप हो रहे हैं ना, तो मुश्किल होता है सारे मैसेज को कैच करना। प्रीति वेलकम। और रत्ना सेन, काउंसलिंग में 500, हाँ बिल्कुल। हुमा जी थैंक यू, वेलकम। महतो गेमिंग, भोलेनाथ, OBC में कितना आरक्षण, ये सब एग्ज़ाम के बाद में बताएंगे, ठीक है। ये सब आप लोग टेंशन मत लीजिए। फॉर्म आपका 45,000 के आसपास भराया हुआ है। बाय आकांक्षा, अनीसा बाय। एप्टीट्यूड का, हाँ देखिए जो शुरू बार कर रहे हैं सर, जितना बार काउंसलिंग होगा उतना बार 500 लगेगा, बिल्कुल जितना बार होगा उतना बार लगेगा। सुबह क्लास लीजिएगा। सुबह में मेरा ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास लेंगे। हाँ, अरे 45,000 अगर हुआ है ना बाबू, तो इसमें से पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 8 से 10,000 जो स्टूडेंट होंगे ये पढ़ रहे होंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा होगा। मैं रामगढ़, गोला रामगढ़, पेटरवार, बोकारो, हजारीबाग, रांची। चलिए ऑफ करते हैं और गुड नाइट सभी लोगों को। तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों, ठीक है। सर बेटे का एडमिट कार्ड कब लागू होगा? जनरल को कितना नंबर लाना है? देखिए कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है उस पर डिपेंड करता है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। और कल बात करेंगे। आई एम कमिंग रजरप्पा एंड मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे।
अच्छा, लक्ष्मी, थैंक वेलकम। पूजा जी गुड नाइट। कंचन, अच्छा अच्छा, हम डिस्क्रिप्शन में अभी डाल देते हैं, ठीक है। नहीं तो रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, हम कॉपी करके दे रहे हैं। लाइव में रुक जाओ, टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं भाई। चल ये छोड़ी मेला तो रखेला बखेला। सो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जा रहा है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ST SC OBC ये सब पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। दयानंद जी ये सब वीडियो बना हुआ है, सबका अलग अलग बताए हुए हैं कि इनको कितना लाना है। साक्षी सर, कंप्लीट फ़ी कितना लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में? 25 से 30 हज़ार। धर्मेंद्र माली रिप्लाई नहीं दिए। आपने क्या पूछा था भाई? धर्मेंद्र का मैसेज धर्मेंद्र, आपका तो मैसेज नहीं दिख रहा है यार। अच्छा सर, गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फ़ी लगेगा वो तो बता दिए। सुबह क्लास नहीं होगी, शाम में शायद होगी या फिर दिन में। अभी बुक का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो बुक में वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। बुक लेके 2 दिन में फिर करोगे क्या? मरांडी का मैसेज डिलीट हुआ है। बंदा में पढ़ाते हो क्या सर? पढ़ाते थे। अरे भाई मैसेज डिलीट क्यों कर रहे हो आप लोग? चलिए CML रैंक, कैटेगरी रैंक ये सब बाद में बताएंगे। ऑफ करते हैं। गुड नाइट मरांडी जी, वेरोनिका मरांडी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एवरीवन। चलिए साक्षी शुभम, क्या आपका मैसेज क्या है सर? मॉर्निंग में क्लास नहीं होगा, दिन में हो सकता है 12-1 बजे, नहीं तो फिर इवनिंग में होगा। मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। मैंने पूरा PDF सेंड कर दिया है, उसको पढ़ लीजिए। थैंक यू जी गेमिंग। करण नाम है आपका। MJ डिज़ाइन गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। रोहित गुड नाइट। बुक का वीडियो बना हुआ है, वॉच कर लीजिए। बुक के बारे में वीडियो बना हुआ है सर जी, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑफ करें। ऐसा झा सर प्लीज़ हेल्प सर जी, फॉर्म में जो गलती हुआ है उसे देखिए। माइनर मिस्टेक नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर गलती हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नाम ठीक रहना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर एड्रेस वगैरह गलती होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे रहेंगे तो कंटिन्यू आपके मैसेजेस आते रहेंगे। 1 लाइक कम हो रहा है जी, 200 कम से कम पूरा कर दो यार। 199 लाइक्स हो रहा है, एक कोई कर दो भाई। चलो थैंक यू जिसने भी किया है, 200 हो गए हैं। ऑफ करेंगे। जितना बार रेगुलेशन काउंसलिंग होगा उतना बार पैसा लगेगा, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें बताएंगे तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर एग्ज़ाम दीजिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मार्गदर्शन के बुक से पढ़ रहे हैं, हाँ वो भी चलेगा, कोई दिक्कत। शिवांगन मार्गदर्शन दोनों सही है, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए। लव यू एवरीवन, लव यू। अरे बाबा प्लीज़ रिप्लाई। संजना क्या मैसेज है आपका? पार हो जाता है यार, कितना स्पीड करें। मनोज मेहता रीजनिंग में थोड़ा देखिए सर, और टेस्ट चल रहा है ना, तो इसीलिए इसमें उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, छोड़ देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप लोग को, ताकि आप लोग खुद और कोशिश करेंगे और बेहतर क्लास को बनाने का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। कैटेगरी में गलती हो गया है तो फिर जो भी कैटेगरी फेल किए हैं वही कैटेगरी में आपका एडमिशन होगा।
टीचिंग एप्टीट्यूड का पीडीएफ टेलीग्राम में इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी वाला जो गलती है, अगर जनरल भरा है तो जनरल में ही होगा। संजना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बुक्स सही हैं, पूरा आप लोग पढ़ लीजिए। साइन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाओगे आप, जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बोलोगे कि यहाँ आके किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सॉन्ग, अभी सॉन्ग नहीं, एग्ज़ाम के बाद सॉन्ग सुनाएंगे आप लोग को, ओके।